नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, है ना। दोस्तों, आज का सेशन हमारा क्या रहने वाला है? थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आज हमारा सेशन रहने वाला क्या है। आज हमारा सेशन रहने वाला है साइंस का, और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। फटाफट से यहाँ पर सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से यहाँ पर सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में जो परागन होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज कीट के द्वारा होता है। दोस्तों, परागन किसे कहा जाता है? पौधे के पराग कोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का जो स्थानांतरण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल अथवा पशुओं द्वारा संपन्न होता है। दोस्तों, आइए पुष्प के सभी भागों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो ये वाला भाग क्या है दोस्तों? वर्तिकाग्र है। यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा भाग है? वर्तिका है। ये जो फूला हुआ भाग है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? जयांग कहा जाता है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा कली जैसा, इसे क्या कहा जाता है? इसे परागकोश कहा जाता है। पुंकेसर परागकोश के नीचे वाले भाग के कहा जाता है, तना को कहा जाता है। बाह्यदलपुंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और पुष्पासन जिस पर सारे पुष्प का भार रहता है, उसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्प वृत्त किसे कहा जाता है? डंठल को कहा जाता है। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? गाजर एक है, जड़, तना, पुष्प या पुष्पक्रम। गाजर क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ आंसर को करते चलिएगा। गाजर क्या है? तो गाजर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज जड़ है। क्या है? जड़ है। दोस्तों, गाजर की बात कर लेते हैं। तो गाजर क्या होती है? जड़ होती है। किस कुल में आता है? एपिएसी कुल का यह सदस्य है। वनस्पतिक नाम क्या होता है? डॉकास करोटा इसका वनस्पतिक नाम है। गाजर में यदि आपसे पूछ ले क्या पाया जाता है? वीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो औषधीय तत्व है, और यह क्या करता है? कैंसर पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से जो जड़ें लटकती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज स्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? फिकस विंगालेंसिस। और बरगद की स्तंभ जड़ें कहाँ से उगती है? तने से उगती हैं। और कहाँ जाकर मिल जाती है? मिट्टी में जाकर मिल जाती है। ये करती क्या है? पानी और खनिजों का हस्तांतरण करती है, और पेड़ को भी क्या करती है? एक अस्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। झुकाव जड़ें किस में पाई जाती है? गन्ने और मक्के में पाई जाती है। आरोही जड़ों की बात कर लेते हैं तो किस में पाई जाती है? मनी प्लांट में पाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद कैसे करता है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। प्रशीतन किसे कहा जाता है? किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रशीतन कहलाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाता है तो काफ़ी ठंडा महसूस हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रीऑन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CCl3F। क्लियर? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज इवानोवस्की ने की थी। क्लियर? विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। और वे कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने विषाणु की खोज कब की थी? 1892 में। और किसमें विषाणु की खोज की थी? तंबाकू में की थी, मोज़ेक रोग का अध्ययन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस मुख्य रूप से किन देशों में पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में और तस्मानिया में पाया जाता है। दोस्तों ये दलदली भूमि को जो है पानी सोखकर जो है दलदल को कम करने का काम करता है। यही कारण है कि दलदली ज़मीन को सूखी धरा में बदलने के लिए, यानी सूखी ज़मीन में बदलने के लिए अंग्रेज इसे भारत लेकर आए थे। क्लियर? और दोस्तों यूकेलिप्टस एकमात्र ऐसा पेड़ है जो जल स्तर को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। सारी बातें क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। UPPCS 2010 का सवाल है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पौधों की वृद्धि मापने में करते हैं। ऑक्सीनोमीटर से क्या किया जाता है दोस्तों? पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। ऑक्सीनोमीटर क्या है? आइए इसे काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीनोमीटर का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। एक ऑक्सीनोमीटर में, ठीक है, क्या होता है? एक छोर पर पौधे की शीश पर पतली रस्सी तय की जाती है, या पतली रस्सी क्या कर दी जाती है? यहाँ बांध दी जाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दूसरे पर क्या किया जाता है? दूसरे छोर पर क्या किया जाता है दोस्तों? दूसरे छोर पर एक वजन रख दिया जाता है। ठीक है, दूसरे छोर पर क्या रख दिया जाता है? एक वजन रख दिया जाता है, जो क्या होता है? चरखी से होकर गुजरता है। ठीक है, चरखी से होकर क्या होता है? चरखी से होकर गुजरता है। इसके साथ ही एक सूचक जुड़ा होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉइंटर, ये जो है चरखी से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है? जब पौधों की ऊंचाई बढ़ जाती है तो चरखी क्या होती है? घूम जाती है। चरखी क्या होती है दोस्तों? इस तरह से घड़ी की दिशा में घूम जाती है। ठीक है, और जिससे पौधे में क्या पता चलता है? वृद्धि का पता चलता है। और इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि पौधे में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? अंतः प्रद्रव्य जालक इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी?
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। अंत प्रद्रव्य जाल का क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है और एक महीन झिल्लीदार और नालिकाओं का घना जाल होता है। अंत प्रद्रव्य जाल का कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक पहला हुआ खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका और एक होता है चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछ ले कि राइबोसोम किस पर उपस्थित होता है? खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अंत प्रद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। दोस्तों एक चित्र है किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये जो है खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका है और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा ये चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका है। ठीक है, और यही खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका पे क्या होता है? राइबोसोम होते हैं और यही राइबोसोम जो होते हैं क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट से यहाँ पर आंसर को कीजिए। यहाँ पर 25 प्लस MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा दोस्तों 26 नवंबर 1987 को यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है और राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। सारी बातें क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका के, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ उपस्थित होता है उसे ही क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और डुजार्डे ने 1835 में इसका नाम क्या रखा था? सारकोड रखा था। ठीक है, डुजार्डे ने जीव द्रव्य क्या नाम दिया था दोस्तों? सारकोड नाम रखा था। पुरकिंजे ने 1839 में इसे प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स सुल्ज ने किया था। कब किया था? 1861 में किया था। और थॉमस हेनरी हेक्सेले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों नंबर 1। नंबर 1 कहाँ पे है दोस्तों? नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, एक केंद्रक है। ठीक है, दीपक राइबोसोम। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहे होंगे छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये क्या है? राइबोसोम है। और यही राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, चौथे में वेजिकल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वेजिकल है। खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहले भी बता चुका हूँ। गोल्जी कॉय, ठीक है, गोल्जी काई आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा? यहाँ पर 6 नंबर पे। और साइटोएस्केलेटोन, ठीक है, साइटोएस्केलेटोन क्या है पर दोस्तों? यहाँ पे जो दिख रहा है हरे रंग का, ये क्या है? साइक्लोएस्केलेटोन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है दोस्तों। रसधानी, रसधानी कहाँ पर है? ये जो हरे रंग का दिख रहा है रसधानी है। कोशिका द्रव, ठीक है, तो कोशिका द्रव इसमें भरा होता है दोस्तों। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम रेड कलर का दिख रहा है, लाइसोसोम है और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है क्या है? सेंट्रोसोम है। सारी बातें क्लियर? नेक्स्ट वन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किससे
ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है कितना कैलोरी, 9 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रोटीन से 4 कैलोरी प्रति ग्राम। विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। तो किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। वहीं वसा से 9 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। कैलोरी क्या है? ऊष्मा या ताप को मापने की इकाई है। 1 कैलोरी किसे कहा जाता है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, थायमिन निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन सी, बी, B6, B1। थायमिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। दोस्तों आइए सभी विटामिनों को बारी बारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। डी कैल्सीफेरॉल। ई टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्लियर दोस्तों, इनके अलावा विटामिन बी के, ठीक है, 8 विटामिन पाए जाते हैं और B1 से B12 तक टोटल कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। आइए देखते हैं सभी विटामिनों को बारी बारी। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। B2 राइबोफ्लोविन। B3 पैंटोथिनिक। B5 नियासिन। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबलामिन कहा जाता है। दोस्तों दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्ज़ाम, तो सभी को एक कॉपी कलम लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? जिस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? जिस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस क्या है दोस्तों? इसे DM के नाम से भी जाना जाता है और डायबिटीज़ मेलिटस समूह की बीमारी खून में ब्लड शुगर लेवल से संबंधित बीमारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मिनीमाता रोग का क्या कारण है? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। मिनीमाता रोग का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज पारा। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के विषाक्तता के कारण होता है। इस रोग की खोज कब हुई थी? 1956 में। कहाँ पर? जापान में हुई थी, ठीक है। इसमें लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे? हाथ और पैरों में शून्यता आ जाएगी, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी, सुनने और बोलने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर में पारे का स्तर बालों के नमूनों से पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 20 एमिनो अम्ल। प्रोटीन किन अणुओं से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का गठन किससे होता है दोस्तों? एमिनो अम्ल द्वारा होता है। और प्रोटीन के निर्माण में कितने एमिनो अम्ल भाग लेते हैं? 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रोटीन द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन का नामकरण यदि आपसे पूछ ले किसने किया था? जे मुल्डर ने किया था। कब किया था? 1840 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। समजात अंग होते हैं रचना में समान, कार्य में समान, रचना में असमान, रचना और कार्य दोनों में समान। समजात अंग कौन सा होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज जो रचना में समान होते हैं उन्हें समजात अंग कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है? विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले अंग जिनकी उत्पत्ति जो है एक ही मूल से होती है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक क्लियर। समजात अंगों के उदाहरण क्या क्या है? मनुष्यों के अग्रपाद, बिल्ली के अग्रपाद, व्हेल के पंख और चमगादड़ के पंख, ये सारे अंग
एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 इज मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस रूप में जाना जाता है? लाल हरी वर्णांधता को किस रूप में जाना जाता है? प्रोटेनोपिया के रूप में, ड्यूटेरानोपिया के रूप में, उपयुक्त दोनों के रूप में, मार्फिन्स सिंड्रोम के रूप में। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज उपयुक्त दोनों के रूप में, यानी प्रोटेनोपिया के रूप में भी जाना जाता है और ड्यूटेरानोपिया के रूप में भी जाना जाता है। वर्णांधता क्या है दोस्तों? आंखों का एक रोग है। इसमें क्या होता है, रोगी एक से अधिक रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। क्लियर? यह किस में होता है? नर में होता है, लेकिन इसकी वाहक कौन होते हैं? मादा होती है। वर्णांधता यदि आपसे पूछ ले कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार में होती है। लाल रंग की अंधता को क्या कहा जाता है? प्रोटेनोपिया कहा जाता है। हरे रंग की अंधता ड्यूटेरानोपिया कहा जाता है। नीले रंग की अंधता को क्या कहा जाता है? टाइट्रोनोपिया कहा जाता है। क्लियर? सारी बातें क्लियर होगी ना? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? जीवन की उत्पत्ति हुई है कहाँ पर? पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, वायु में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है दोस्तों? जीवन की उत्पत्ति जल में ही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे सिर्फ पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे। क्लियर दोस्तों? आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं वर्णांधता को, काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे। दोस्तों, यदि पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो और माता हीमोफीलिया से ग्रसित ना हो, तब क्या होगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि माता में XX गुणसूत्र होता है और पिता में XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, और जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है और जब XY गुणसूत्र मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? लड़के का जन्म होता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? जब माता का X गुणसूत्र पिता के Y गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या होगा? लड़के का जन्म होगा और यहाँ पर दोनों लड़के क्या होंगे? सामान्य पैदा लेंगे। ठीक है, यानी लड़के जो है हीमोफीलिया से क्या होंगे? अनइफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और यही जब लड़के का, जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलेगा तो पिता का गुणसूत्र तो X प्रभावित है, इसलिए लड़कियां कैसे जन्म लेंगी? इफेक्टेड जन्म लेंगी। ठीक है, यानी लड़कियां क्या होगी? यहाँ लड़कियां जो है हीमोफीलिया की वाहक बनेगी। और जब दोस्तों लड़कियां हीमोफीलिया की वाहक बनेगी तो उनके पुत्र कैसे जन्म लेंगे? उनके पुत्र भी अफेक्टेड होंगे, है ना? तो सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है DNA उंगली छाप या DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज उपयुक्त सभी के पहचान के लिए किया जाता है। DNA क्या है दोस्तों? DNA फिंगरप्रिंट एक फोरेंसिक तकनीक है जो व्यक्तियों को क्या करता है? पहचान करता है, और इसके लिए व्यक्ति की DNA की जो विशेषता होती है उसका उपयोग किया जाता है। इसका विकास कब हुआ था? 1985 में इसका विकास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, ये तो उपयोगी है। मधुमक्खी, ये भी उपयोगी कीट है। घरेलू मक्खी यहाँ पर उपयोगी नहीं है। लेडी बर्ड,
ठीक है, ये भी यहाँ पर उपयोगी कीट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज घरेलू मक्खी उपयोगी कीट नहीं है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन कौन है दोस्तों? एपिस, जो कि मधुमक्खी वाली कीट है और जो क्या देती है? शहद देती है। बॉम्बिक्स क्या देती है? रेशम कीट है जो रेशम पैदा करने के काम आता है। लेसीफर लाख कीट को कहा जाता है। ये सभी जो है महत्वपूर्ण कीट के उदाहरण हैं। लेडी बर्ड भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों। एक ये करता है एफिड को नष्ट करने वाला कीट है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एफिड की क्या करता है? फसलों को नष्ट करता है और फसलों को नष्ट करने वाला कीट है। और लेडी बर्ड जो है इसी को क्या करता है? खाता है, ठीक है, यानी नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट, भेक शिशु। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज मैंगोट कहलाता है। दोस्तों घरेलू मक्खी यदि आपसे पूछ ले अंडे कहाँ पर देती है, तो अंडे कहाँ पर देगी? खाद्य अपशिष्ट पर, सड़े गले मल पर देती है, ठीक है। और कितने अंडों को जन्म देती है? लगभग 100 अंडों को जन्म देती है। और ये अंडे क्या होते हैं? जल्द ही बिना पैर वाले सफ़ेद लार्वा में बदल जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मैगॉट कहा जाता है। और 2 से 5 दिनों में ये विकास कर लेते हैं और प्यूपा में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया परिजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परिजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका कैसे होती है? यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इसकी कोशिका में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ क्या करते हैं? मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, उसे रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परिजीवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मनुष्यों में क्या करते हैं? मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर, किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। किंग कोबरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? नागराज कहा जाता है और यह संसार का सबसे विषधर सांप है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी होती है? 5.6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और सांपों की यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़? पहला क्लोन पशु डॉली क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज डॉली भेड़ थी। डॉली क्या थी? एक भेड़ की प्रजाति थी और एक वयस्क अंडे से सफलतापूर्वक इसे बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था। जीवित कितने वर्ष तक रहती है? 6 वर्ष तक। और इसे बनाने वाले कौन थे? इयान बिलमेट ने इसे 1996 में बनाया था। दोस्तों साइंस का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है। कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और ये सभी वीडियो जो है रोटेशन वाइज आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।